राजीव रंजन जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब ये जो रामलला को लेकर आज संकल्प प्रस्ताव आया, उस पर धन्यवाद की चर्चा हुई, तो सवाल तो विपक्ष यही पूछेगा ना कि राम के नाम पर ही एनडीए जो है अपने आप को पार लगाने की कोशिश कर रहा है 2024 में। राजीव जी, और बाकी मुद्दों पर जवाब देने से क्या बचता है सत्ता पक्ष? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर कोई भी राजनीतिक दल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जिस तरीके से स्थापित किया गया और जिस तरीके से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, उससे किसी को ऐतराज होना चाहिए। इसलिए कि सब ये चाहते थे कि या तो सभी की सहमति से या न्यायालय के फैसले से निर्माण हो। इस काम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गवर्नमेंट ने पूरा किया और पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी, उनकी इच्छा थी, निसंदेह ये बात पूरी हुई है। जहां तक मैं कहूंगा, ये जो 5 वर्ष हैं औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति के लिए गए बड़े फैसले, जीएसटी और नोटबंदी जैसे आर्थिक दृष्टि से क्रांतिकारी बदलाव के वाहक बनने वाले फैसले, और ऐसे फैसले जिससे गैर बराबरी काफी हद तक कम होती चली गई, चाहे वो लैंगिक असमानता हो, भाषाई असमानता हो, धार्मिक असमानता हो, या आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी बड़े क्रांतिकारी ऐलान हुए, उनको अमली जामा भी पहनाया गया। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जहां तक प्रोडक्टिविटी को लेकर के आज जो कुछ भी सदन में कहा गया, मैं उससे सहमत हूं। विपक्ष और पक्ष अपनी जगह अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जो भी बिल्स वहां थे वो पारित हुए, उनको कानून की शक्ल दी गई और उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है। मैं समझता हूं इन 5 वर्षों का जो इन 5 वर्षों में जो लिए गए फैसले हैं जी, 21वीं सदी को मतलब 21वीं सदी में भारत वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर पाए, ये एक बड़ी चुनौती थी और वो आसान होता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही आसान लक्ष्य नहीं था। दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को स्वीकारा है, इसका भी जिक्र करते हुए तहसीन पूनावाला जी प्रधानमंत्री आज नजर आए, और राजीव जी की ओर से भी जो बातें कही गई, ये तो सच है ना कि सत्ता पक्ष विपक्ष का अपना विरोध हो सकता है, लेकिन 97% अगर उनका प्रोडक्टिविटी रहा हो, तमाम दूसरे मामलों में जो क्रांतिकारी कदम रहे हो, भारत रत्न दिए जाने का जो ऐलान किया, तो एक चीज नहीं है, तमाम सामाजिक आर्थिक समीकरण साधते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपने भाषण का समापन किया 17वीं लोकसभा में, इसके जरिए 24 की दस्तक तो है ही, ये जोरदार तरीके से। जी चित्रा जी, और आप जानते हैं, आप बहुत अनुभवी है, कोई भी सरकार 100% बैड नहीं होती, 100% गुड नहीं होती। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए और वहां पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन जहां उनका क्रिटिसिज्म होता है वहां माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते मुझ पर पत्थर फेंकते हो, तो विपक्ष का काम ही है ना आलोचना करना। हम राम राज्य की बात करते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब राजा राम बने थे तो वो सभी की बात सुनते थे, सबको एक साथ लेकर चलते थे। वो ही नहीं खड़े होकर ये नहीं कहते थे मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी। रावण का वध करने के बाद भी लक्ष्मण जी को भेजा वहां पर। ये है राम राज्य। और आप राम राज्य की बात करते हो तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज इस मुल्क में है, 45 वर्षों की सबसे अधिक बेरोजगारी आज इस मुल्क में आपके इंडिया टुडे की फाइंडिंग है, ये मूड ऑफ द नेशन की फाइंडिंग है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मूड ऑफ द नेशन तो ये भी बता रहा है कि जोरदार तरीके से फिर से प्रधानमंत्री बिल्कुल, और उनको साधुवाद है, यानी कि उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है ना देश, साधुवाद ये बात भी तो सच है। बिल्कुल, और उसके लिए उनको साधुवाद है, और अगर जीते तो हमारे प्रधानमंत्री है। लेकिन जो उनकी गलतियां है, वो रोजगार नहीं दे पाए। कोविड के वक्त पूरी की पूरी केंद्र सरकार सो रही थी, कुछ नहीं किया कोविड के वक्त। मैं ऑक्सीजन कोविड का उन्होंने कुछ नहीं किया, जिक्र किया, आज क्रेडिट ले रहे हैं। आज अगर इंजेक्शन लगाकर लोगों को बचाने का काम किया गया तो गरीबों ने इसके लिए धन्यवाद दिया है वोट के रूप में। एक मिनट चित्रा जी, इंजेक्शन से आप बचे नहीं, इंजेक्शन से फ्यूचर में कोविड नहीं होती। कोविड के वक्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया, मैंने ऑक्सीजन सप्लाई किया, मैंने ऑक्सीजन पे जीएसटी भरा है। चित्रा जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास लैपटॉप है, बताइए दूसरे मुल्क जहां ऑक्सीजन के ऊपर उस वक्त टैक्स भरा गया, मैंने टैक्स भरा है, मैंने टैक्स भरा है, ऑक्सीजन सप्लाई किया, बीजेपी के एमपीज को सप्लाई किया है।
तो सरकार ने कोई मदद सारे लोग ये मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए, जिनके पास सामर्थ्य था उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर किया, नहीं लेकिन व्यक्तिगत सरकार ने कुछ नहीं, सरकार की कोई मदद नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको आने जाने नहीं देती, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने देती, कोई मदद नहीं की सरकार ने। वो केंद्र सरकार का असफलता थी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने काम अच्छे किए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अच्छे काम किए। उत्तर प्रदेश सबसे खराब काम उत्तर प्रदेश का था। आप उसको मानो या ना मानो, आज आप उसको चेंज कर दीजिए, वो अलग बात है। गौरव भाटिया जी, मैं एक लाइन और कह दूं गौरव भाई, आज हमारे देश में पेंडेमिक चल रहा है, हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, उस पर सरकार एक बात नहीं करेगी। आप सबके व्यूअर्स जानते हैं उनके घर में कोई न कोई दोस्त को हार्ट अटैक हो रहा है, उसके कोई रिसर्च हो रहा है, कोई सरकार उस पर बात कर रही है, कुछ इस पर बातचीत नहीं करना। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही, यंगस्टर्स को हो रहे। गौरव भाटिया जी, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक के मामले जिस तरह से कोविड के बाद बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सरकार की ओर से ही कदम उठाए जाने होंगे ना, चाहे रिसर्च के लेवल पर चाहे दूसरे लेवल पर, ताकि क्यों हो रहे हैं इस तरह के मामले उसको रोका जाए। तो जो 2-3 सवाल पूछे उस पर आपका जवाब गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं तहसीन जी का कि उन्होंने कोविड का मुद्दा उठाया। पूरे विश्व ने भारत की तरफ देखा और शुरुआत करते हैं, आप याद करिए वो समय था जब लोगों को यह यकीन भी नहीं था कि भारत के नसीब में वैक्सीन कब आएगा। 1 साल से कम समय में 2 भारत में निर्मित वैक्सीन बना देना, और उसके बाद हम लोग आपके चैनल पे बैठते थे, आप होती थी, अंजना जी होती थी, और हमसे पूछते थे 100 करोड़ आप वैक्सीन डोजेस लगा देंगे इतनी कम समय में, और हम लोग कहते थे हमारा यकीन है नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और 220 करोड़ सुरक्षा कवच दिए गए नागरिकों को, वो भी मुफ्त। और पूरे विश्व में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनको भारत निर्मित वैक्सीन उपलब्ध कराए गए। इसके साथ 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल तक राशन देना मुफ्त, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक को कोई संकट ना आ जाए, वो अपने जीवन में मजबूत होकर आगे बढ़ सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। और मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस ने क्या रोल प्ले किया था तब, उनका क्या रोल था? क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने एक अपील करी नागरिकों से कि आप वैक्सीन लगाइए? उत्तर है नहीं। अखिलेश यादव ने कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है मत लगाओ, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने खुद लगा लिया। क्या ये सत्य नहीं है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा ये वैक्सीन खतरनाक है, ये लगाओगे तो मर जाओगे। अब आप बताइए कितनी गलत बात है कि एक विपक्ष जब भारत मांग कर रहा था कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, उस वक्त वो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, वो डर फैला रहे थे। और एक अटूट व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति थी कि भारत को मैं पूरी तरह से मजबूत करके सुरक्षित करूंगा, वो आदरणीय प्रधानमंत्री थे। जनता कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है प्रधानमंत्री जी को। पहला चुनाव है, आप देखिएगा किस तरह से जनता अपने दिलों में बसाए है, और जब वोट गिने जाएंगे तब इनको इनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। अनुराग जी, भविष्य की पॉलिटिक्स किस तरह से आगे बढ़े, स्वर्णिम भारत, इसकी भी बात आज बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से कही गई। और चूंकि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, पुरानी तमाम बातों का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 17वीं लोकसभा जिसका आज समापन हुआ है, विदाई भाषण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 17वीं लोकसभा का दिया गया है। अनुराग भदौरिया जी, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की बात हो या फ्री में वैक्सीन देने की बात हो, इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। तो ये तो एक कामयाबी रही, या आप इसको कहते हैं कि नहीं ये कोई कामयाबी नहीं है सरकार की? चित्रा जी, अगर कोविड में आप ये कामयाबी मानती हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, शमशान घाट पे जलाने की जगह नहीं, क्या देखा नहीं था इस हिंदुस्तान ने किस तरह से लोग तड़प तड़प के लोगों की जानें निकली हैं? आपका भी कोई रिश्तेदार होगा, हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, लोगों के भी होंगे, सबने देखा है। और हम कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम था सरकार का? सबने देखा है कि क्या कोई इंतजाम नहीं था। दूसरी बात, जिस तरह का 80 करोड़ लोगों की बात की जाती है, मुफ्त में अनाज दिया जाता है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर में कि इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो रोजगार देके लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे। कभी इन्होंने नहीं बोला था हम आएंगे तो लोगों को हम लाइन में लगवा देंगे कि हम आपको 5 किलो चावल 5 किलो आटा पे जीने पे निर्भर कर देंगे। ये हिंदुस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते, इनको नौकरी दे देते, आत्मसम्मान से जीते, अपने बच्चों का स्कूल में पढ़ाते, शिक्षा देते, आगे जाके भी वो उन्नति करते। जहां तक कि किसानों की बात है, किसान आज भी धरने पे बैठा है। आज भी जब हम आप
वेट कर रहे हैं तब दिल्ली के बाहर, आज भी वो अपने अधिकार के इंतजार में है कि मुझे अधिकार कब मिलेगा। और बीजेपी के प्रवक्ता महिला समस्या की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जहां तक कि भ्रष्टाचार का मामला है चित्रा जी, कमाल की बात है, दादी मां से 30,000 रुपए ले लिए। दादी मां से सोचिए, एक बूढ़ी दादी मां, भारत की दादी मां से इन्होंने 30,000 रुपए ले लिए पीएम आवास दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? मुझे लगता नहीं हो सकती। हम सब आप किस लिए कमाते हैं, किस लिए हम बाहर इतनी मेहनत करते हैं? कम से कम हमारे बूढ़े माँ बाप दादी सुरक्षित घर के अंदर रहे, क्या उनसे भी घूस ली जाएगी? उनसे भी 30,000 रुपए ले लिए जाएंगे? और उन्होंने कैमरे के सामने बोला हाँ मुझसे 30,000 रुपए लिए गए हैं। आप सोचिए कितना करप्शन बढ़ा है। ये रामराज नहीं है, इसको रामराज नहीं बोलते। अगर रामराज होता तो शायद आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। लोकतंत्र, आज लोकतंत्र है। आप 150 सांसदों को बाहर कर देते हैं और कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी ने बर्बाद किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 150 सांसदों को आपने बाहर निलंबित करके आपने बिल पास कर दिए। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र तो बता दीजिए। तीसरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, आप इतनी लंबी बातें हटाकर संसद नहीं, मेरी बात से, हाँ अब खत्म कर लीजिए अपनी बात, 2 लाइन में खत्म कर लीजिए अनुराग जी। नहीं, देखिए जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की बात है, अरे हम लोग उनका सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि उनको सम्मान मिला है भारत में, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या किया था उनके लिए? लाठी बरसाई थी, यही जयंत चौधरी पे लाठियां बरसाई थी लोगों ने हाथरस में, जब वो गए थे उस बेटी के साथ अन्याय हुआ था। इनकी पुलिस थी। तो हमने क्या किया, नेताजी ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो मेरठ यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी किया था। और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा विधानसभा में हम लोगों ने लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, रात में लगवानी पड़ी उनकी मूर्ति। ये उसमें विरोध कर रहे थे मूर्ति का, आज मूर्ति लगा दी। आज देखिए, हर चीज राजनीति से नहीं होती है। हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, ये लोग हमेशा राजनीति करने वाले लोग हैं। इनकी राजनीति, और किसान के ऊपर राजनीति करो, किसान धरने पे बैठा है तो किसान कैसे खुश होगा इनसे? किसान चुनाव में जवाब देगा, करारा जवाब मिलेगा। 2024 में किसान की तरफ से करारा जवाब। कि दिल जीत लिया तो अब क्या करेंगे फिर अनुराग भदौरिया जी? लेकिन आपने जो सवाल उठाया उस पर जवाब लेना जरूरी है। गौरव भाटिया जी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को बाहर करके आवाज दबाकर, और आप लोगों ने बिल्कुल धड़ाधड़ पास कराते हुए चले गए आप। चित्रा जी, कोविड की बात करी गई और इन्होंने कहा विफल हो गई। उत्तर प्रदेश में तो हालत बहुत बुरी थी। आप मुझे ये बताइए, 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, एक पुत्र था अखिलेश यादव जिसको विरासत में सत्ता मिली मुलायम सिंह यादव से। वो इतना निकम्मा था कि वो पुनः जीत नहीं पाया। एक थे योगी आदित्यनाथ जी। देखिए ये बदतमीज आदमी कैसी बातों का, नहीं देखिए, आप अगर संवैधानिक पद पे लोगों का, देखिए चित्रा जी मुझे ऑब्जेक्शन है, ये शब्दों का, जो शब्दों की मर्यादा नहीं होगी, शब्दों की मर्यादा हम भी खो देंगे। हम भी जानते हैं कि ये कहां से आए। उसी साइकिल से बैठ के चौड़े होकर दिल्ली तक पहुंचे थे। साइकिल नहीं आपको दिल्ली तक पहुंचाया था। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि साइकिल से आप दिल्ली तक पहुंचे हो। आज आप साइकिल से भी नहीं होते तो क्या बीजेपी आपको ले लेती है मेडल में? उसको आप ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप सम्मान से बोलिए, हम आपके नेता के लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। 111 विधायक हैं माने जिससे सब, माने ये संस्कार तो समाजवादी नहीं है, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के है। समाजवादी तो संस्कार अच्छा चलिए चित्रा जी, अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहती है ये सब चलता रहे, बीच में बोलते रहे, तोता तो बोलता रहे। नहीं, लेकिन ये तरीका नहीं ठीक है ना गौरव भाटिया जी। हमने कम्मा क्या देना, 111 विधायकों की पार्टी है वो। अब इस तरह के शब्दों से तो हमें बचना चाहिए। ओके, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कीजिए। मैं बोल रही हूँ अनुराग जी, आपकी ओर से मैं बोल रही हूँ, मुझे भी आपत्ति है उस शब्द पे। गौरव जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। देखिए, आपको आपत्ति है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो लोग कहते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो कहते थे अखिलेश यादव है। और अगर इतने ही कर्मठ होते ना तो गठबंधन करके नहीं आते बार बार, उसके बाद चुनाव ना हारते। मैंने जो आपको तर्क दिया, आप बताइए क्या सही नहीं है? अखिलेश यादव को विरासत में क्या गद्दी नहीं मिली? और गद्दी तो मिल सकती है विरासत में, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है, वो हार गए। और योगी आदित्यनाथ जी क्या कोविड के समय के बाद पुनः मुख्यमंत्री बन के नहीं आए? क्या ये तथ्य गलत है? क्या वो यशस्वी, कर्मठ, कर्तव्य परायण, ईमानदार नहीं है? दूसरी बात, ये आंकड़े सुनिए चित्रा जी, यहां कुछ भी आके अनर्गल बोलने से काम नहीं चलेगा। झूठ कैसे बोलता है सभा का प्रवक्ता? उसने कहा सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो मैं आपको बलात्कार का आंकड़ा दे रहा हूं, और एक बलात्कार भी हो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सपा के समय में 2016 में
4816 बलात्कार और करीब 5000 हत्याएं हुई। अब आप बताइए, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2022 का डेटा आया है तो बलात्कार के मामलों में कमी आई 3690 और जो हत्याएं हैं उसके मामलों में 3491। मतलब कहाँ 5000 कहाँ 3491। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए आंकड़ा है 5400। अब आप बताइए सपा के प्रवक्ता ने क्यों झूठ बोला नेशनल टेलीविजन पे? बोलिए अनुराग, मुझे आंकड़ा बता दे कहां से लेके आए आंकड़ा बताइए कहां से। मैं क्या ये पूछने का हकदार उत्तर प्रदेश, क्या देश ना देखे ठीक ये है, टूटी साइकिल फटा ठीक मैं बोल रहा हूँ जो झूठ बोल रहा है। गौरव भाई मैं जवाब ले लेते हैं। अच्छा ठीक मैं ही उन्होंने आरोप लगाया कहां से आंकड़ा? अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलिए अनुराग, आप पूछिए ये आंकड़ा बताए कहां से लेके आए? बोलिए। एनसीआरबी का मैं एनसीआरबी का आंकड़ा दे रहा हूं आपको 2022 का। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक अपराध में उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे जो अपराध रजिस्टर्ड हुए हैं, बताइए। वो सुन लीजिए मेरी बात, आप झूठ बोलना तो बाद में उसको देखते रहना। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सा सवाल है, एक तो मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है। मुझे बोलने दो, क्लोजिंग कमेंट कुछ भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो उससे कैसे मुकाबला करेंगे 2024 में? तहसीन जी, आप लोग कैसे होगा? विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और उधर एकजुट होकर 2024 की तैयारी। चित्रा जी बहुत अच्छा सवाल पूछा, 2 लाइन में जवाब दे दूंगा। कट्टो रावण का भी बहुत बड़ा था, लेकिन जो लोग यहां पर धर्म के सबसे बड़े रक्षक होने के का दावा करते, वो लोग ये ना भूले कि मां सीता का अपहरण करने के लिए रावण भी धार्मिक और साधु बन के ही आया था। तो ये जुमलेबाजी बंद करें। खड़गे जी ने रावण से तुलना की थी गुजरात मैं किसी व्यक्ति की नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति की नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी और मैं सरकार की कर रहा हूं, मैं सरकार की कर रहा हूं, मैं सरकार की कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो हशर दुर्योधन का हुआ वही हशर भाजपा का राजनीतिक रण में होने वाला है। अच्छा प्रदर्शन कर दिया ना गुजरात में बीजेपी ने। कोई बात नहीं, चुनाव जीतते चुनाव हारते, इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म का रास्ता छोड़े। और धर्म ये कहता है कि आप लोगों को नौकरियां दें, धर्म ये कहता है लड़कियों के साथ इंसाफ करें। ये कुछ नहीं करते और इनका वही राजनीतिक हशर होने वाला है जो कुरुक्षेत्र के रण में दुर्योधन का हुआ था। अब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः देखना यही होगा कि कुरुक्षेत्र और यहां पर महाभारत का जिक्र किया जा रहा है। इस युद्ध में किसकी होती है विजय? लेकिन आज के भाषण के जरिए रामराज्य की संकल्पना को साकार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई 5 सालों का कामकाज गिनाया गया है और 2024 का एजेंडा यहां पर सेट करके राम के नाम पर अब कैसे एनडीए आगे बढ़ेगा उसकी पुरजोर तरीके से कोशिश की गई है।